तब विमला ने स्वामी के इस घनिष्ठ मित्र को केवल एक दृष्टि से देखकर साड़ी को सिर पर आगे तक कुछ और अधिक खिसका लिया है। 2 थालियों में भोजन जैसा परोस कर रखा था, उसे पूर्ववत न रखकर उसमें थोड़ा थोड़ा कम कर लिया है, क्योंकि आकस्मिक आतिथ्य और समय असमय के जलपान के लिए जो मिष्ट और सलोने खाद्य पदार्थ उसने बना रखे हैं, उनका भी उपयोग उसे अब करना है। बाजार से ही कुछ मंगाना पड़ा तो फिर गृहस्थी की मर्यादा ही क्या रही। परंतु उसने कहा, आइए। तब कमल अपने राधे को लेकर भोजन करने बैठ गया। वह भोजन कर रहा है और साथ ही कुछ सोचता भी जाता है। यो निरंतर उसे कुछ न कुछ सोचना ही पड़ता है। बात कम काम अधिक, यही उसकी प्रकृति है। किंतु जब कोई मित्र आया हो और साथ में भोजन कर रहा हो तब भी मौन ही बने रहना तो कुछ अधिक उत्तम या आवश्यक, प्रीतिकर या शोभन प्रतीत नहीं होता। मानो इसी बात को लक्ष्य कर कमल ने कह दिया, और कहो राधे, खूब अच्छी तरह से हो न? किसी प्रकार की कोई असुविधा या कष्ट या और क्या कहूँ। अंतिम शब्द कहते कहते कमल राधे के मुंह की ओर देखकर हंस पड़ा। देखता हूँ तुम बहुत बड़े आदमी हो गए। यहाँ तक कि तुमने इतना वैभव अर्जित कर लिया, इतना कि तुम्हें देखकर मुझे ईर्ष्या होती है, तो भी तुम्हारा वह असाधारण सारल्य ज्यों का त्यों बना है। राधे भोजन करते हुए अपनी ये बातें इतने मंद क्रम से करता जाता है कि न तो उसकी आहार गति प्रतिहत होने पाती है, न वार्ता विनोद में ही किसी प्रकार की अरोचक गति का संयोग हो पाता है। साथ ही साथ वह कभी कभी विमला पर भी एक दृष्टि डाल देता है। तो तुम्हारा ख्याल यह है कि कालगति से हमारी प्रकृति भी बदल जाती है। लेकिन भाई राधे, मैं ऐसा नहीं मानता। जीवन के प्रकपित अवधान हमारी गति बदल सकते हैं, हमारे आचार व्यवहार की रूपरेखा को भी उलट पुलट डालते हैं। मैं यह मानता हूँ। किंतु हमारी नैसर्गिक प्रकृति पर उनका अनुशासन कभी चल नहीं सकता। क्षणिक परिवर्तन करने में भले ही वे यदा कदा सफल होते रहें। राधे कमल की इस बात को सुनकर मुस्कराने लगा, और कमल ने उसके इस हास को यथार्थता को लक्ष्य करके कहा, जान पड़ता है मेरे साथ तुम्हारा मतभेद पूर्ववत बना है। विमला दोनों को बातें करते छोड़कर भंडार में चली गई थी। लौटकर उसने 2-2 कटोरियों में मिष्टान्न और नमकीन पदार्थ दोनों थालियों के निकट रख दिए। तब उसी समय एक कटोरी से कुछ खुरमे एक साथ उठाकर मुंह में डालने के पूर्व राधे बोला, तुम्हारे गार्हस्थ जीवन के इस सफल स्वरूप के लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूँ कमलेश। कमल हंसने लगा, बोला, अच्छा, यह बात है। धन्यवाद। फिर विमला की ओर उत्फुल्ल लोचनों से देखकर कहने लगा, सुनती हो विमला, राधे तुम्हें बधाई दे रहा है। विमला चाहती तो उत्तर में कुछ कह सकती थी, किंतु वह कुछ कह न सकी। हाँ, विकल्प में थोड़ी मुड़कर कढ़ाई में रखे हुए शाक को एक कटोरे में संभालकर रखने में व्यस्त अवश्य हो गई। तब राधे ने उस समय न विमला को ही कुछ कहने का अवसर दिया, न कमलेश को। अब वह उसकी उस बात पर आ गया जिस पर उसे मतभेद था। वह बोला, हाँ, तुम्हारी उस बात को तो मैं भूल ही गया था, प्रकृति परिवर्तन के संबंध में जो तुमने अभी कही थी। हाँ, कहो। मैं जानना चाहता हूँ, इस विषय में तुमने क्या अनुभव किया है, तुम्हारे विचार क्या है। कमल ने कहा ही था कि राधे बोल उठा, असल बात यह है कमलेश भाई की मनुष्य की प्रकृति ही को पहले जरा समझ लेने की जरूरत है। क्या उसकी प्रकृति है और क्या अप्रकृति, वास्तव में इसी को समझ लेना आवश्यक है। लोग प्रायः कहा करते हैं, फला आदमी तो बिल्कुल ही बदल गया। लोग उसकी रूपरेखा, उसके आकार प्रकार को देखकर ही प्रायः इस तरह की बातें कह डालते हैं। पर परिस्थितियों के चक्र में घूमने और छिन्न भिन्न होते हुए उसके क्षणक्षण के जीवन को देखकर वे यह नहीं सोचते कि प्रकाश सदा प्रकाश ही रहता है। यह बात दूसरी है कि कोई प्रकाश दिन का हो, कोई निशा का। अब यहाँ प्रश्न यह है कि दिन का प्रकाश तो प्रकाश है और उसे संसार स्वीकार करता है, किंतु जो प्रकाश रजनी के अंतर से फटा हुआ है वह अंधकार क्यों है। तब तत्काल उत्तरंग मानस से कमलेश बोल उठा, वंडरफुल, कितनी अच्छी बात तुमने अनायास कह डाली। वाह। विमला ने उसी समय एक बार राधे के उस तेजोमय मुख की ओर दृष्टिक्षेप किया। थोड़ी देर से उसकी छाती के भीतर भूकंपकालीन रत्नाकर की भांति जो भीम विस्फूर्जन प्रतिध्वनित हो रहा था राधे के इस कथन को लेकर, और फिर एक बार उसकी ओर देखकर आप से आप वह बिल्कुल शिथिल ध्वस्त हो उठा। जिस त्यक्त अतीत ने आज अभी उसके मन प्राण तक को बार बार स्तंभित
विकल्पित कर करके एक अव्यक्त अभियोग से अतिशय अस्थिर किंवा विमूढ़ कर डाला था। निमित्त मात्र के इस वैकल्पिक उपायन से उसके पराभूत चित्त की सारी दुर्बलता बात की बात में निष्प्रभ प्रशांत हो उठी। इसी समय भोजन करके दोनों मित्र उठ खड़े हुए। रात के 11 बजे हैं। कमलेश सो रहा है। पास ही विमला भी लेटी हुई करवटें बदल रही है। कुछ स्वप्न उसके मानसपट पर उतर आए हैं। तुम्हारी यह आदत अच्छी नहीं है भैया। कौन सी? पूछते हो कौन सी? लो, जब मालूम नहीं है तब पूछना भी गुनाह है। हाँ, गुनाह। मैं तुमसे भैया जो कहती हूँ। वह चुप रह गया। उसका मुख यकायक उतर गया। कोई बात वह फिर न कह सका। तब वह चलने लगी, कुछ उद्विग्न होकर अपना तिरस्कार अपने ऊपर लाद कर। किंतु उसी समय उसने सुना, वह कह रहा है, मेरी इस बुरी आदत के अनुभव करने का तुम्हें अब कभी अवसर न मिलेगा विमला। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वह लौट पड़ी। अपनी मर्यादित गंभीरता से विचलित होकर वह बोली, सचमुच क्या तुम कानपुर छोड़ दोगे? छोड़ना ही पड़ेगा विमला, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति बदल नहीं सकती। उत्तर में वह कुछ न कह सकी थी। यद्यपि उन निर्वाक निःस्पद निष्ठुर क्षणों ने उसके इस जीवन को हो व्यर्थ कर डाला, तो भी उन क्षणों को वह फिर कभी न पा सकी। आज तक न पा सकी। किंतु वह था कितना दृढ़ प्रतिज्ञा। उसने कानपुर छोड़ ही दिया। यद्यपि उसने कोई अपराध नहीं किया था। एकमात्र यही आदत थी उसकी कि वह मुझे देखकर पुलकित हो उठता था। उसके उस हास्य मुखरित आनंद की उद्दीप्त आभा, उसकी उल्लासतृप्त आंखें अपना आंतरिक भाव प्रकट करने का लोभ संवरण न कर सकती थी। मुहल्ले की बात ठहरी। वह कभी कभी अपनी सखियों के साथ निकलती, कभी मां भाभी के साथ, और इन सबके साथ निकलने पर भी वह उसकी ओर एक बार देखे बिना मानता न था। फलतः एक अदम्य बहिर्भिमुखी लज्जा से वह बिल्कुल संकुचित तथा अभिभूत हो उठती थी।